नेक्स्ट वाला चैप्टर जो था स्टार्ट करें मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल। मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो सेल होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी मूवमेंट के अगर हवाले से बात करें तो हमने यहाँ पर 3 ऐसे प्रोसेसेस पढ़े हैं जिनकी वजह से मटेरियल्स होते हैं इन या आउट जो है वो मूव करते हैं। वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? वी स्टार्ट विद नंबर 1, पहला डिफ्यूजन है। सबसे पहला प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसका नाम है ऑस्मोसिस, और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी क्वेश्चन में आता है कि कौन सी एनर्जी रिक्वायर करती है, इसमें कौन सी 5 में ऑप्शन आती है, क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन आती है मोड या पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट असल में आप डिफ्यूजन को कहते हैं, और डिफ्यूजन के अंदर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एनर्जी ना तो आपको डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड है, ना ही आपको ऑस्मोसिस में रिक्वायर्ड है। आपको एनर्जी कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक हो। तो हम सबसे पहले वी स्टार्ट विद डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसे देखते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन को हम डिफाइन करें तो सिंपली आप इसमें कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration down the concentration gradient, down the concentration gradient। अच्छा, अब इसमें देखिए कि यहाँ पर डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। जो वर्ड हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं इसमें असल में ये वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब जैसे देखिए कि कोई लिक्विड है, कोई गैस है, उसके अंदर उसके एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एक तादाद होती है, उनके एक नंबर्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर पॉइंट ए पे कोई भी एक गैस जो है वो प्रेजेंट है, या एक परफ्यूम जो है वो अप्लाई करते हैं, तो पॉइंट ए पे देखिए उस परफ्यूम के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? ज्यादा। एक शख्स पॉइंट बी पे खड़ा है, तो यहां पर देखिए अभी वो उसके मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और हम इसे कहते हैं डाउन ऑफ कंसंट्रेशन। ये लाइन आ रही है, ये ग्रेडियंट लाइन होती है। डाउन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई से लो ग्रेडियंट की तरफ या लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं, छत से नीचे आ रहे हैं। अब अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं छत पे भी जा सकता हूं, किसी तरह भी मूव कर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर उसमें मैंने परफ्यूम अप्लाई किया है, मैं नीचे स्ट्रीट पे खड़ा हूँ, एक बंदा अगर छत पे खड़ा है, उसको उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो नीचे ऊपर जाएगी ना। तो क्यों जा रही है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरी शर्ट के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल्स के नंबर या उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ये होता है। तो असल में ये लाइन शो कर रही है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या हाई से लो। इसका मतलब क्या है? हाई से लो की तरफ जो है ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं डिफ्यूजन का। इसका दूसरा नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट।
इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हम बड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट एनर्जी जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना वो मूव करवाती है। जहां पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हाई से फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्ट का भी नाम दिया, ये प्रोसेस सिर्फ किन के अंदर होता है, यहाँ तो गैसेस के अंदर होगा या लिक्विड्स, ये सॉलिड्स में नहीं होगा। हम लोग चावल एक पतीले में डालते हैं तो वो इवन में हो जाता है। अगर हम उसे एक साइड से डालें तो वो एक साइड पे नहीं रहता, वो स्प्रेड आउट हो जाता है। वो तो अपने वजन की वजह से था, तो सर वेट डिफ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाट डिफ्यूजन कॉज। अगर इस तरह होता तो ये टेबल अगर वजनी है, वो तो छोटी टेबल पड़ी हुई है, तो ये सारी टेबल ऐसा ऐसा टूट के चली जाए, डिफ्यूज आउट हो जाए। सॉलिड में नहीं होता, अगर सॉलिड में होता है ऐसा, डस्ट पार्टिकल सर अगर राइस के अंदर पानी होता ऐसा नहीं होता। देखिए दूसरी रीजन क्या आ जाती है कि इसके मॉलिक्यूल बड़ा क्लोजली टाइटली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है बहुत ज्यादा। सॉलिड होते नहीं उसमें, सॉलिड में मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते। देखिए वो ऐसा है कि वो एक जगह पे कॉम्पैक्ट नहीं, और हवा की वजह से जा रहे हैं, वो थोड़ी जा रहे हैं, नहीं तो हवा लेके जा रही है ना, वो खुद ब खुद नहीं जाएंगे। बाकी बात उसको दूसरा फिर ये कि डिफ्यूजन के नीचे जो सोर्स भी हमें चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन हवा में बहुत तेज हो गए फिर रुक के जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। लेकिन गैस के लिए हवा ना भी बहुत तेज है फिर भी चली जाती है, ठीक है। समझ आएगी नहीं, रेत को तब उड़ेगी जब बहुत तेज हवा आएगी, आंधी आएगी। आम हवा अभी तो इस हवा में तो नहीं उड़ेगी रेत, ठीक है। तो सॉलिड फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेटर, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते, फिर डिफ्यूजन नहीं। जबकि अगर आप लिक्विड और गैसेस में देखें, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस में तो बहुत दूर होते हैं, ना होने के बराबर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आसानी से सेपरेट आउट हो जाएंगे। जबकि लिक्विड के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इसलिए इनके अंदर भी जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है। फास्टेस्ट प्रोसेस ये किसमें होगा, गैसेस में, और नॉर्मल रेट पे ये लिक्विड के अंदर। डिफ्यूजन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्ब होते हैं ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं हमारे, मैं बताऊंगा उसमें भी, वो तो डायरेक्शन लिखा है नहीं बता दूंगा, ये वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो। अच्छा अब देखिए कि जो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की क्या स्टेट है, जैसे गैस के अंदर बहुत तेज जा रहे हैं, सॉलिड के अंदर बिल्कुल नहीं जा रहे, तो स्टेट ऑफ मैटर भी डिपेंड करती है। उसके बाद साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर देखिए साइज छोटा मॉलिक्यूल्स का तो डिफ्यूजन क्या होगी, तेज होगी या हल्की होगी, तेज होगी। और जितने मॉलिक्यूल के जितना छोटा साइज है उतने लाइटर है मॉलिक्यूल्स, जितने वो बड़े साइज के होंगे उतना वेट उनका ज्यादा होगा, तो डिफ्यूजन रेट उनका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्लो। तीसरा सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया है डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा हो। जैसे आप कपड़े देखिए, धोने के बाद जब खुश करते हैं तो उसको फैला के रखते हैं, फैलाने से क्या होता है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अगर आप उनको तय करके रख देंगे तो एक लेयर ऊपर वाली खुश्क हो जाएगी, जो बाकी नीचे वाली लेयर है वो वैसे ही रहेगी, तो इसका मतलब उसकी जो सरफेस एरिया था वो क्या था, कम था। तो सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होना भी जो है वो जरूरी है। अच्छा उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ी रीजन है, एक फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन रेट को स्लो या तेज कर सकता है।
जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन का रेट तेज होगा, फास्ट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना टेम्परेचर जो है वो कम होगा, उतने जो है वो डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि दिस इज डिफ्यूजन। ये 2-3 मार्क्स की डेफिनेशन जो होती है वो आ जाती है, फिर आपने ये लिखनी होती है। ठीक है। उसके बाद फिर इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी आ जाती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पूछ लेता है कि क्या है। अच्छा, अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखें तो लेट्स सी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी इसकी। डिफ्यूजन के लिए हम दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक प्लांट्स के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर। पहले प्लांट्स में देखिए। प्लांट्स के अंदर आप देखिए, अगर तो अगर लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर आप बना दें, अब देखिए यहाँ पर लीफ के अंदर अगर इंटरनल देखें तो ये वाले जो टिश्यूज है ये कौन से होते हैं, मीजोफिल टिश्यू, पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल। जाइलम है, फ्लोएम है। यहाँ पर अगर देखिए तो ये लोअर साइड पे गार्ड सेल है, दिस इज स्टोमा। और स्टोमाटा या स्टोमा वो जगह है जहां से ये गैसेस की एक्सचेंज कर सकते हैं। अब दिन के वक्त जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो लीफ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इस्तेमाल हो जाएगी, तो कम हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की लीफ के अंदर। बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। कितनी होती है, 0.03% है। ये हालांकि बहुत होगी लेकिन लीफ के लिहाज से काफी ज्यादा है। ये ओपन और क्लोज करती है स्टोमेटा, टर्जिड होके या फ्लैसिड होके। ठीक है। ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे स्टोमेटा। और उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है एयर के अंदर 0.03%, डे टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इस्तेमाल हो गई फोटोसिंथेसिस के अंदर। इसलिए फिर क्या होता है कि दिन के वक्त ये स्टोमा जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और मीसोफिल सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर रही है गैस के मॉलिक्यूल। अब डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ये प्लांट्स, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है बाहर भी है, बाहर कितनी है, 21%। लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ के अंदर उसकी अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो फिर ऑक्सीजन डे टाइम में क्या होता है, लीफ से डिफ्यूजन के जरिए बाहर मूव करना शुरू कर दें। ठीक है। क्लियर के नहीं क्लियर। तो देखिए ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहे हैं, डिफ्यूजन की वजह से हो रहे हैं। कि प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस की एक्सचेंज किसकी वजह से करते हैं, डिफ्यूजन की वजह से जो होता है। दूसरा अगर हम एनिमल्स में देखें तो अब देखिए हमारे जो लंग्स है, हमारे एल्वुलस, ये एल्वुलस है और इसके गिर्द ये कैपिलरी है। हमारे ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज है वो कितनी है, 16%। जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। तो इसका मतलब जो हम लंग्स में लेकर आते हैं, ठीक है, जो हमने लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल किया है, वो ऑक्सीजन क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए फिर बाहर से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो क्या कर जाएगी, डिफ्यूज इन हो जाएगी। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है, एयर के अंदर से बाहर जो आ रही है उसमें 0.03%। ये मेजरमेंट्स 4%। पता मुझे।
अब अगर आपको ये देखिए ये 4% है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ज्यादा है रेस्पिरेशन की वजह से, तो फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके लंग्स में आ जाएगी, जहां से आप इसे एक्सहेल करके बाहर निकाल। तो आप देखिए हमारे डिफ्यूजन की वजह से हम जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी भी मूवमेंट कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ? सर जो फाइनल होता है वो डिफरेंट मॉडल हुआ? फाइनल, हाँ, तो सर उसको भी एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो उसको मूव कराए। फाइनल मतलब क्लोन, तो क्लोन मिशन है। नहीं देखिए, उसके सर वहां पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, बाद में डिफ्यूजन होता है, सारों में डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, उसमें मिक्स होता है। फ्लो में, फ्लो में जो है आप सिंपल आपके ओ लेवल के ऊपर जो है ना आपने डिफ्यूजन याद है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लेवल पर आती है। लेकिन फिर होती है कि चीज़ है नहीं, डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्ट्रेस में नहीं पता। सॉरी एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और लो से हाई की तरफ होता है प्रोसेस, उल्टा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। डिफ्यूजन जो होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है और वो हाई से लो, उल्टा होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, डिफ्यूजन के बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। पर तो मैंने खुद मेडिटेशन एग्जांपल दिया मेरे को वैसे लिक्विड्स के अंदर रूह अफ़ज़ा नहीं डालते आप पानी में, उन्हें डिजॉल्व होने दो, या आप इंक लेके 2-3 ड्रॉप उससे पानी में डाल दीजिए, स्टर ना कीजिए उसको। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारी बॉडी में गुजर होता है, हमारी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लाइक आपके ब्लड के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ आपके वेस्ट होते हैं, कुछ और मटेरियल्स होते हैं, वो किडनी में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ फिर आपकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आप इंजन के अंदर देखिए ग्लूकोज के अलावा अमीनो एसिड्स हैं, वो डिजोल्व होते हैं ना पानी के अंदर, या आपके वाइटामिन जो होते हैं पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, तो पानी के साथ ही वो रिफ्यूल के लिए आते हैं, तो फिर नहीं होगी डिजोल्व, ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होके फिर आता है। अच्छा, जिसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। अच्छा, जब हम ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस है क्या। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर water potential to a region of lower water potential down the concentration gradient या water potential gradient है। Down the water potential gradient across a semi-permeable membrane, across a semi-permeable membrane, ये पूरी डेफिनेशन है ये ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के बारे में याद रखिए कि इसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट का बेसिस है, तो और चीज पानी के अंदर डिजॉल्व होगी तो डिफ्यूजन हो जाएगी, जैसे कि सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है, एक और चीज चीनी डिजॉल्व हुई है, अगर उनकी मूवमेंट होती है कहीं पे दैट विल बी डिफ्यूजन, नॉट ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमने जैसे पढ़ा था कि डिफ्यूजन में एक बात याद रखिए, डिफ्यूजन में जो प्रोसेस होता है ना उसके लिए मेम्ब्रेन कंडीशन नहीं है, वो प्रोसेस मेम्ब्रेन में से भी हो सकता है और मेम्ब्रेन के बगैर भी हो सकता है, जैसे गैसेस मेम्ब्रेन के बगैर कहीं भी जा सकती है,
ठीक है। लेकिन जैसे ये कुछ मटेरियल्स ने अगर मूव करना हमारी बॉडी के अंदर एक लेयर से दूसरी लेयर की मेम्ब्रेन की, तो वो फिर डिफ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है। इसलिए फिर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके लिए मेम्ब्रेन का होना कंडीशन नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन का होना कंडीशन है। आपने उसमें से फिर नेट मूवमेंट किया और डिफिशिएंट मूवमेंट देखिए नेट मूवमेंट का मतलब क्या है? नेट का मतलब होता है बहुत सारी चीजें ग्रॉस, जैसे पानी है, सॉल्ट है, शुगर, ये सारी चीजें इकट्ठी हैं। उसमें से सिर्फ पानी अगर मूव कर रहा है वो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, बाकी चीजों की तो नहीं होगी। ग्रॉस का मतलब समझते हैं? एक चीज होती है नेट, एक होती है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब पांच चीजें इकट्ठी हो गई, उनमें जो एक चीज मूव करेगी वो नेट रिजल्ट आएगा उसका, जो एक मूव करेगी वो नेट मूवमेंट। ग्रॉस में सारी, तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, दूसरे इसमें सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तीसरा आपने देखा डिफ्यूजन जो है पैसिव प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा है? पैसिव ही होता है, इसको क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये प्रोसेस भी जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं। पानी को नहीं, तो अब कंडीशन बता दें, पूछेगा ऐसा नहीं पूछ सकते फिर डिफिकल्ट में तो नहीं चाहिए हमें, नहीं ऐसा होता। तो फिर असल बात अगर एमसीक्यू में पूछ भी रहा है तो वो दोनों ऑप्शन देगा कि जिसमें नहीं होगी मेमोरी, जिसमें होगी, असल बात जवाब के साथ देगा वो। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जैसे हमने देखा कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है वाटर पोटेंशियल। अब ये वाटर पोटेंशियल होता क्या है पहले इसको देखिए। ये असल में वाटर प्रेशर को शो कर रहा होता है। जैसे आपके पास ये एक बीकर है, यू हैव अ बीकर, हियर इज अ बीकर divided by a semi permeable membrane। इससे मैंने मतलब कि चीजें कुछ चीजें जा सकती हैं कुछ नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। सर तो ये मेम्ब्रेन मतलब डिजाइन ऐसी की होती है कि ये चीजें अल्लाह ताला ने की है हमारे सेल्स के अंदर। और वैसे जो है वो सेलोफिन पेपर अगर आप देखें ना, तो आइए मार्केट, एक्सपेरिमेंट के दौरान हाँ वो सेलोफिन पेपर जो होता है सर बने ऐसा। कहा जाएगा कि आप कैसे चेक करोगे उसको किस तरह से में कहा जाएगा कि एक्सपेरिमेंट होता है हो सकता है पेंटिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं इसमें भी आ सकते हैं, एटीपी में भी आता है, इसमें एमसीक्यू नहीं, पेपर टू में आ सकते हैं। मैं इसकी स्पेशल समझ से आंसर कोई इंस्ट्रक्शंस अभी जो बस में होगा बस यही इंस्ट्रक्शन है। अच्छा देखिए, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब हमारे पास यहाँ पे दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है और एक सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहता है सोल्यूशन ए और बी में? हम देखते हैं सोल्यूशन ए में फर्स्ट लीजिए कि ये आपके पास 10% सॉल्ट सोल्यूशन, बी वाला जो है वो कहते हैं 30% सॉल्ट सोल्यूशन। अब ये 10% और 30% का मतलब ये है कि इसके अंदर 90% वाटर है और 10% जो है वो सॉल्ट। ठीक है। इसमें 70% वाटर है और 30% सॉल्ट। पानी कहां पर ज्यादा? सोल्यूशन ए के अंदर। ठीक हो गया। जहां पे पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हर वक्त आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं, इस तरह कभी इधर कभी उधर, इस तरह आपस में टकराते रहेंगे और उनकी मूवमेंट होती रहेगी। वो जितने ज्यादा और जितने करीब होंगे उनके दरमियान जो कोलिजन होते हैं उतने ही ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी मूवमेंट फास्टर हो जाए। सर मेरे केस से सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं मतलब लिक्विड मैं सॉलिड की कहने से फिर मूव करते हैं। आप मतलब वाइब्रेट करते हैं ना
वाइब्रेशन भी इतनी वो माइनर होती है कि वो हम जगह नहीं छोड़ सकते फिर। तो इसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, तो अगर लिक्विड पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ये तो काफी जिधर मर्जी का है, स्पेस ज्यादा होती है ना बीच में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हमें, जहाँ मर्जी जा सकते क्योंकि अगर हम सारे पार्टिकल्स से देखें तो वो सिर्फ इतना वाइब्रेट हैं। करते ऊपर नीचे या ऐसे में वाइब्रेट अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे ना। वाइब्रेट करते हाँ, जैसे हम यहाँ पे ट्रेन में फंसे हुए हैं 8-10 लोगों, तो हम ना बैठ सकते ना खड़े हो सकते, बस ऐसे ही हिल सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये समझिए कि जी जैसे ये पूरा रूम है, 3 लोग हैं, हम जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं, कभी उधर जाए कभी उधर जाए, ऐसा वो दोनों नहीं। वो लोग पे उसमें फिर ये कि पास स्पेस ज्यादा होती है, तो ये फ्रीली कोलाइड करके जिधर मर्जी रैंडम मूवमेंट कर सकते हैं। Water potential is actually the pressure which is produced by the collision of water molecules। जब पानी के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो जितने वो ज्यादा टकराव करेंगे, जितने वो कोलाइड करेंगे, उतना ही ज्यादा उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, उनमें प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली शोज द प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जिस साइड में मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा, जहां पर कम है वहां प्रेशर कम। तो पानी के मॉलिक्यूल फिर हाई प्रेशर से या हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर, अगर इधर पानी ज्यादा है तो ये मेम्ब्रेन में से पानी जो होता है वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जब मूव करना शुरू करे। ठीक हो गया? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम यहाँ से सेल मेम्ब्रेन में डाल देंगे तो जो अंदर सॉल्ट होगा वो इवनली पूरे कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। जी, अच्छा, अब उसके बाद देखिए जी, हम लाइक ये क्रिस्टल फनल लेते हैं, ये फनल है, इस फनल के ऊपर हम एक मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन वो बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, इट्स अ मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन? कोई भी कह ले, जैसे कि हम ये कहते हैं ग्लूकोज सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है। नीचे पानी है। अब यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है जिसे हम एक्स कहते हैं। 5 मिनट बाद क्या ये जो सोल्यूशन है ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? इधर पानी कम है, इधर प्योर वाटर है। जहां पे प्योर वाटर है वहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा हो। जहां पे इसके अंदर सल्यूट बीच में मिक्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से इनके दरमियान जो कोलिजन है वो कम हो, तो पानी हमने थोड़ा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जब वो मूव करना शुरू करें। ये भी क्लियर होगा? अब इसी हवाले से फिर हम अगर देखें, यहाँ पर आगे हमने पढ़ना है कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो डिटेल तो हम कल इसकी पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कौन कौन से 3 सॉल्यूशन हमने पढ़ने हैं। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक, ये पहला है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा है आइसोटोनिक। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस यहां पर आ। जो हाइपरटोनिक ना, हाइपर, इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, यानी पानी उसमें क्या हो जाएगा, कम। जैसे यहाँ पे दो देखिए, एक 30% है और एक 10%। तो 30% वाला क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा होगा, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। इसमें सॉल्ट ज्यादा होगा, वो कंसंट्रेटेड, जिसमें सॉल्ट, शुगर, हाइपो, जिसमें
सोल्यूट कम पानी ज्यादा होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा ना, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज्यादा है। तो रिलेटिवली जिसमें सोल्यूट कम पानी ज्यादा है वो Isotonic. आइसोटोनिक में दोनों बराबर होते हैं। क्लियर हो गया जी? इसकी हम अब डिटेल जो है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और ये हम पढ़ेंगे भी पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, इसके अंदर भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है।